लगातार देखने को मिला जो कि सीधी जिले में भी यहाँ पर विधानसभा में अपनी उसने जगह बनाई और साथ ही में ये देखने को मिला कि 2003 में विधानसभा से समाजवादी पार्टी यानी के उर्फ भंवर सिंह जो कि खुद यहाँ पर उनकी जीत हुई और प्रचंड जीत हुई, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा कि लगभग 20 से 25 हजार वोट बैंक मतलब उनको वोट जो है मिला। अब अगर बात की जाए कि यहाँ पर समाजवादी की क्या चर्चाएं या विषय या बात, सारी बात करेंगे हम आपसे और ये भी जानेंगे प्रयास जो है यहाँ पर कि आखिर में समाजवादी 2003 में जब आई तो उसके बाद अभी तक क्यों नहीं आई, और इसके बाद सबसे बड़ी चीजें तो ये देखने को मिल पा रही है कि आप जो है 2003 के बाद से एक बार आपको भी मौका मिला और उस टाइम पर मिला जब ये वक्त था कि आप जो है गोपद बनास से अपना एक वर्चस्व बना रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे ये देखा गया कि जो है राम प्रताप जी को सीधी विधानसभा से उनको टिकट मिला। हमारे साथ मौजूद है सीधी जिले से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के राम प्रताप यादव। आपको बताना चाहूंगा कि इसके बाद 1996 में आप जुड़े इससे, जहां समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो एक ऐसी पार्टी जो है राम प्रताप जी को सीधी विधानसभा से उनको टिकट मिला। इस संदर्भ में सारी चर्चाएं होंगी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राम प्रताप जी, इस पूरे मामले पर अगर बात की जाए विधानसभा को लेकर के तो किन मुद्दों पर आपकी यहाँ पर जनता से चर्चा होती है और जनता के बीच में आप भी जाते हैं, क्या लगता है जनता को किस चीजों की आवश्यकता है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, और आपके चैनल के माध्यम से मैं राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने हमको इस विधानसभा को उम्मीदवार बनाने के लायक समझे और इसके बाद सीधी विधानसभा के समस्त बुद्धिजीवी साथियों को, समस्त भाइयों समाजवादी साथियों को, सबको, आम जनमानस को मैं मेरी ओर से प्रणाम और नमस्कार यथाउचित स्वीकार हो। जी, क्या सवाल था आपका? जनता के बीच में जब आप जाते हैं तो एक तरफ ये देखा जाता है कि भाजपा सरकार का कहना ये है कि हमने लाइट दिया, उन्हें जो है बिजली दे दिया, पानी दे दिया, मकान दे दिया, तो अब जनता के पास क्या ऐसी चीजें देखने को मिली कि भाई अब क्या चीजें जनता को चाहिए, किन मुद्दों को लेकर के आप जो है चुनाव में उतर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो चुनावी एजेंडा है जी, तो ये 12 बिंदुएं हैं, जिनमें है पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक एवं आदिवासियों, पीढ़ियों को उनका हक और सम्मान दिलाना जी। और ये कब होगा? जब जातीय जनगणना हो, जातिगत जनगणना करवाना, आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी देना, पिछड़ों को 27% आरक्षण, महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन योजना, मेधावी छात्रों के लिए लैपटॉप, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य, युवाओं को रोजगार की गारंटी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने के लिए 1090 की तर्ज पर सिस्टम बनाना। इसके बाद जो हमारा मूल यहाँ का मुद्दा है सीधी जिले का, जी, सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे पहले आदमी को कहीं बैठने के लिए, कहीं रुकने के लिए जमीन कर सकता हो। आज हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि हमारे जिले की व विधानसभा की कम से कम 70% आबादी ऐसी है आज भी कि उसके पास उसके जमीन को जहां वो रह रहे हैं उसका पट्टा नहीं बन पाया है जी। और जब मेरे पास जमीन बैठने को नहीं है मैं स्वतंत्र कहाँ हूँ? मैं किसी के दबाव में जी रहे हैं लोग। 100 साल से लोग काबिज हैं जमीन में, कई एकड़, 2-4 एकड़ में जोत बो रहे हैं सरकारी जमीन की, उनके पास कोई करने धरने वाला नहीं, तो उनका पट्टा नहीं बन पाया। कांग्रेस सरकार आई, कांग्रेस सरकार 2000 इसके सरकार में थी, कांग्रेस सरकारें में इसको रोक लगा दिया गया था, कब्जा किसी का नहीं लिखा जाएगा। उसका कोई अध्यादेश नहीं लाया गया। समाजवादी पार्टी विधायक थे हमारे उस समय, सीधी सिंगरौली एक साथ में थी, सीधी जिला में 2 विधायक हुए थे 2003 में। समाजवादी पार्टी के द्वारा उठाया गया कि भाई ये कब्जा लिखने का आदेश कब जारी हुआ, तो 1 साल तक जवाब आता रहा सदन में कि जवाब बनाया जा रहा, जवाब खोजा जा रहा, जवाब नहीं दिया गया। तो
मेरा मानना ये है कि देश की आजादी की आज 75-76 साल हुए, आज भी लोगों को मानसिक गुलाम बना के रखा जा रहा है। इसके लिए यदि तुम ज्यादा बोलोगे तुम्हारा घर यहाँ से हटवा दूंगा, यदि तुम ज्यादा बोलोगे तुम्हारा ही रास्ता रोक दूंगा। मैं जानना चाहता हूँ, मैं इस बात को लेके जा रहा हूँ लोगों के बीच में कि आखिर जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनती है, बोल दिया फैक्ट्री मालिक बोल दिए, इकरार हो गया सरकार से, कलेक्टर साहब पहुंचेंगे, गांव के गांव खाली करवा देंगे और ये भी नहीं पूछेंगे क्या रेट लोगे आप। सरकार अपना रेट बता के फोर्सली वहां से हटा देती। तो यदि एक फैक्ट्री खुलवाने के लिए इतना बड़ा हो सकता है, गांव खाली हो सकता है। 50-50 घर की बस्तियां ऐसी हैं कि बंदोबस्त के रिकॉर्ड में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जमीन हुआ। 1-1 फुट 2-2 फुट जमीन अपनी घुसेड़ लिए हैं और जो जिम्मेदार थे और घुसेड़ करके कहते हैं कि वोट हमारे कहने में देना, हमारे हिसाब से चलना, तुम्हारा का रास्ता बंद कर देंगे। तो दूसरी बात, 100 एकड़ की जमीन के लोग, बाहर के लोग आए नौकरी करने वाले, मेरे पास प्रमाण है इसके, और लोग नौकरी करने आए, पट्टा बना करके बेच के चले गए अपने गांव। लेकिन हमारा जो आदिवासी पिछड़ा वर्ग के लोग, खासकर गरीब सामान्य वर्ग के लोग कुछ है उसमें, लेकिन कम है। अब बात करूं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो हमारा राष्ट्रीय पीडीए पर फोकस कर रहे हैं, हरिजन आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक लोग जो थे बेचारे, उनकी व्यवस्था, उनका सिस्टम ना काम कर पाया, कैसे किया गया, उनका पट्टा नहीं बनाया गया। मेरे पास ऐसे कई प्रमाण है, एक पुस्त बीत गई। तो मैं मेरा मुद्दा, जैसे अभी बोले कि सब कुछ दे दिया, आप क्या दोगे? जो देना था वो नहीं दिए। समाजवादी पार्टी यदि समय सत्ता पे आई, विधायक बना तो इसकी लड़ाई हम पूरे जोर से, पूरे तन मन से लड़ेंगे कि ये इनकी मानसिक रूप से आजादी हो। हर आदमी को यहाँ जीने का हक है। सरकार में आएगी तो ऑलरेडी करेगी। शिक्षा को लेकर के क्या कहना है आपका, कि जो आपने कहा नींव रखी कि भाई शिक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो आप जो है मजबूत शिक्षा देंगे, लेकिन शिक्षा को लेकर के केजरीवाल भी लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं, उनका भी मुद्दा शिक्षा का ही है। और एक तरफ ये भी देखा जा रहा है कि शिक्षा और विकास को लेकर के भाजपा खुद ही बैठी हुई है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी मतलब अगर बात रखी जाए तो किस तरीके से जनता जो है आपके विकास से उम्मीद करके आप शिक्षा में क्या देंगे? देखिए, ऐसा है कि एक बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले थे, मीटिंग बैठे थे, उन्होंने कहा था कि जिस दिन पिछड़ा हरिजन आदिवासी अपनी लड़ाई समझ जाएगा, उस दिन उसकी लड़ाई, उसकी जीत हो जाएगी। जी। तो मैं ये मानता हूं कि मैंने जब लखनऊ से चला, हमारे सब साथी बैठे हैं, जैसे हमारे ऊपर पिछली बार ब्लेम लगा था, इसके पहले भी कई ब्लेम हमारे ऊपर लगे, और लगाने वाले कौन थे आज खुद फंस गए। जी। तो मैं जब वहां से चला तो मैंने 1 रुपये किसी को नहीं दिया, और न तो पार्टी को फंड नहीं मिलता है इसके लिए। फंड आप लोग भी जानते हैं कब कैसे क्या मिलता है। लेकिन हमारे साथियों ने इतनी बड़ा भव्य स्वागत किया, हमारे विधानसभा के लोगों ने, आम जनमानस ने, बुद्धिजीवियों को हमको आशीर्वाद मिला और इतना बड़ा वो कार्यक्रम किया। तो मैं ये मानता हूं कि जो चीज पहले थी वो अब नहीं है, लोग समझ चुके हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि सब कुछ दे दो लेकिन शिक्षा मत, क्योंकि शिक्षा शेरनी गऊ दूध है, जो पिएगा वो रहेगा, जो शिक्षित होगा वो अपने को पहचानेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती कि लोग शिक्षित हों। इसकी सारी योजनाएं हैं मानसिक गुलाम बनाने वाली, परावलंबी बनाने वाली। लेकिन समाजवादी पार्टी की जितनी योजनाएं उत्तर प्रदेश में चली है, आप इसकी पहले भी आप देख लीजिए, जितने सिद्धांत रहे होंगे लोगों को स्वावलंबी बनाने के। इनका योजना ऋणात्मक है, हमारी योजना धनात्मक है। इनकी योजना थी कि ऐसा है कि बच्चा पैदा होगा इतना देंगे, जो महिलाओं को देते हैं, लेकिन हमारे नेताजी की वहां योजना थी। आपकी लड़ाई किससे है? 12वीं जब पास होगी बच्ची जी, तो हम लैपटॉप देंगे, उसकी वजह से लोग आगे मेहनत कर देंगे। यहाँ की सरकार कहती है कुछ मत करो, हमको वोट दिए रहो, हमको गाला दे रहा हूँ, पीना दे रहा हूँ, चुनाव आएगा तो 1000 दे दूंगा। ये तो लेकिन चुस ठगने वाली बात है। ये स्वावलंबी नहीं बनना देश चाहते। ये चाहते हैं कि जो तबका सदियों से दबा रहा वो आज भी दबा रहे। उनका जो मानना है, जो इनकी सिस्टम है, इसी पर फोकस है। तो जो तबका दबा तो दबा। समाजवादी पार्टी चाहती है सबका अधिकार हो, सब जानकार हो, सब शिक्षित हो, सब पढ़े लिखे, सब स्वावलंबी हो। और अब यहाँ का युवा कहना चाहता है, युवा यहाँ का, कि हमको ये भीख न चाहिए,
ये मछली मार मार के खिलाते हो, हमको मछली मारना सिखाओ। समाजवादी पार्टी मछली मारना सिखाए। योजना चाहिए, रोजगार चाहिए, हाथों काम चाहिए। मजदूरों के हालात आप देख लो, मैं इस पर डिबेट कर रहा हूं आपसे। विश्वविद्यालय आप जानते हैं जी, आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले, ज्यादा तो नहीं था लेकिन लॉ कॉलेज थी यहाँ। लॉ कॉलेज का मतलब संविधान का जानकारी मिलना। संविधान की जानकारी एक तबका ऐसा है वो नहीं चाहता कि ये सामने वाला तबका भी जानकारी ले। जब तक वो पढ़ता, वो तबका भर पढ़ता था तो यहाँ LLB होती थी, और जब हर तबके के लोग उठना शुरू कर दिए तो LLB खत्म कर दी। क्या साजिश, क्या चाहते हैं कि लोग मूर्ख बने रहे? इसके बाद अब विश्वविद्यालय की मांग बच्चे 5 साल से कर रहे हैं जी। सारी बातों में डिबेट हो रहा है, बेमतलब मुद्दों पे डिबेट हो रहा है। जैसे आप देखिए घटना घटी थी कुबरी में जी। मैं कहता हूँ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इतना बड़ा बवंडर बनाने की आवश्यकता थी? इतना बड़ा बवंडर बनाने की आवश्यकता थी? क्योंकि वोट लेने के लिए आप जनता का ध्यान भटका रहे हो, ये जनता समझ चुकी। आज किसी तरह के व्यवसायिक हमारे कोर्स नहीं है हमारे कॉलेज में, हमारे युवा परेशान है। दूसरी बात में जाए, जमीन की बात होगी हमारी, किसानों की बात करिए। आप कहते हैं आप सब कुछ कर रहे हैं, किसानों को सब कुछ दे रहे हो, आज दोगुनी हो गई, कहाँ हुई बताइए? इतना महंगा बीज, ट्रैक्टर, तेल खर्चा करके हमारे किसान किसानी करते हैं, और इस समय तो हमारे गौ माता के परिवार को देखिए क्या हालत। आज किसान रात भर लाठी लेके ताक रहा है, और दूसरी बात इनकी सही कीमत नहीं मिल पाती। गाय बैलों के रोड में होने के चलते हमारे कई नौजवान अपनी जिंदगी खो चुके। ये सरकार गौशाला के नाम पे नाटक करके गौ कसाई खाना बनाई। गौ कसाई खाना इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी गाय 200 गायें, यहाँ की बात छोड़ दीजिए, ये पूर्व विधानसभा माननीय गिरीश गौतम जी के क्षेत्र में 200 गायें जब मर के हड्डी बची उनकी, तब पता चला गांव वालों को गाय मर गई। इतनी बड़ी नॉन सेंसिटिव सरकार। मैं ये मानता हूं कि जो इनके किसानों को बोला, आपसे मजदूरों से बोला, मजदूरी 200 मजदूरी है जो रोजगार गारंटी है, 190 रुपये मजदूरी। भाई 190 रुपया काहे आप दे रहे हो? 400-500 उनकी मजदूरी दे दो, या आप जो बताते हो मैं फ्री का दे रहा हूँ, फ्री का नहीं दे रहा हूँ, उन्हीं की मजदूरी के पैसे बका के। अभी आपको क्या लगता है, क्या आपके क्षेत्र में निष्पक्ष निर्वाचन हो पाएगा? ऐसा कंडीशन देखने को मिलेगा आपको? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि आपने अभी हाल ही में देखा कि घड़ी और कंबल बांटे जा रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहना है आपका कि जिला कलेक्टर के द्वारा जो कार्यवाही हुई वो उचित कार्यवाही थी? क्या आपका निर्वाचन की बात की जाए तो मतदान निष्पक्ष हो पाएगा, या जनता के ऊपर कोई दबाव या फिर पैसे देकर लालच दी जाएगी? देखिए, भरोसा है निर्वाचन पे, हमारा भरोसा है निर्वाचन अधिकारी अच्छी कार्रवाई करेंगे, निष्पक्ष चुनाव होगा, पक्षपात नहीं होगा, और जब होगा तो उसमें फिर देखा जाएगा। क्योंकि हमको भी ऐसा लगता है कि जहां अन्य पार्टियों का बैच, बिल्ला, फोटो लगा है, झंडा लगा है, वहां कानून काम कर रहा है, और जहां सत्तासीन पार्टी का कई पुलियों में अभी भी है, आप भी देखते होंगे आते जाते, सरकारी पुलों में कमल का फूल बना है, कई जगह भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह बना है, उसमें एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं, अब नहीं कह सकता जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी का दोष है, हो सकता है उसके बीच में बिचौलिए गड़बड़ करते हैं। तो मैं इस आपके डिबेट के माध्यम से मैं चाहूंगा कि जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय जी को इसको संज्ञान में लेना चाहिए, और सरकारी बिल्डिंगों में जो आदर्श आचरण संहिता के तहत किसी भी पार्टी का मोनो नहीं लगना चाहिए, तो फिर सबके साथ होना चाहिए, सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए, और हमको आशा है कि अच्छा हो। आपकी लड़ाई किस पार्टी से होगी? एक तरफ देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ कांग्रेस, और तीसरी जो कि सत्ता में रह चुकी अभी भी भाजपा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपकी लड़ाई किस पार्टी से है? देखिए, हमारी लड़ाई ये नहीं है, ये लड़ाई है सीधी जिले के, सीधी विधानसभा के किसान, मजदूर, बेरोजगार किसान, जो आज मैं आपसे इससे पहले मैं बता चुका था आपसे। ये कोरोना काल से याद कर लीजिए, जब हमारे युवा रोड में पटरियों में कट रहे थे। गौर करिए, यदि आपके बच्चे ऐसे होते और पुलिस यहाँ डंडा लेकर खड़ी थी बाहर मत निकलना। मैं जो आज पार्टी कह रही मैं सब कुछ दे रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, पैसे वाले मैं बुराई विरोध नहीं कर रहा हूं, बच्चे हमारे वो भी अच्छा किए। जिसके पास पैसे हैं, किसी समाज का व्यक्ति हो, विदेश पढ़ा सकता है, जिसके पास पैसे नहीं हो यहाँ नहीं विदेश नहीं पढ़ा पाते।
पैसे वाले लोगों के हमारे भाई बच्चे बाहर थे, उनके लिए जेट विमान गया लेने, लेकिन 2 दिन के लिए ट्रेन नहीं चलाई गई। हमारे बच्चे गली में पैदल चलते चलते लोग मर गए, आप लोग देखने वाले। उसके बाद किसानों की हालात आप देख रहे हैं, जवानों के हालात देख रहे हैं। हर आदमी आज नेगेटिव हो चुका है, हर आदमी आज निराश हो चुका है। आज मेरा किसान निराश होकर आत्महत्या कर रहा है। हमारा युवा अपने दिशा से बदल चुका है, क्योंकि वो देख रहा है कि हमको नौकरी मिलनी नहीं है। एक जमाना था, हम मानते हैं जैसा था, लेकिन एक जमाना था कि जब 1000 बच्चे ग्रेजुएट होते थे तो उसमें से 2 बच्चों को नौकरी मिल जाती थी, तो 998 बच्चे इंतजार करते थे अगली बार मेरा भी नंबर लगेगा। और यही क्रम चलते रहता था हर साल करते करते, तब तक वो ओवरेज हो जाते थे। बच्चों को बिगड़ने को आप भी जानते हैं 15 से 25 वर्ष होती है, तो वो 15 से 25 जब तक नेगेटिव नहीं होते थे, निराश नहीं होते थे, तो हमारे जब वो 35 तक पहुंचते तक ओवरेज तक में कोई व्यापारी हो जाता था, कोई अच्छा किसान हो जाता था, कोई अच्छा व्यापारी हो जाता था, कोई मजदूरी करके ईमानदारी से करता था, कोई नौकरी कर लेता था, कोई नेता हो जाता था। उस समय था कि हमारे समाज में, समाज के सबंग है, नेता हो, किसान हो, मजदूर हो, सबंग है, सब अच्छे थे, नैतिकता थी। आज वो नैतिकता खत्म हो गई। आने वाला समय हमारे देश और समाज के लिए क्या होगा, इसलिए हमारा जो आज का किसान, मजदूर, बेरोजगार, भूमिहीन परिवार, मैं हर जगह गया हूं, हमको सम्मान मिला। भूमिहीन परिवार साथियों से मैं कहा हूं, आज भी कह रहा हूं, आप समाजवादी पार्टी का यदि समर्थन करेंगे तो आपको जो सरकारें आज तक चलाए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हर पंचवर्षीय पट्टा बांटते हैं, लेकिन 100 साल पहले वाला बसिंदा आज भी भूमिहीन पड़ा हुआ है। मेरे पास प्रमाण है। मैं यदि समाजवादी पार्टी गरीब मजदूर किसान यहाँ का साथ देगा तो मैं 100% ये कहना चाहूंगा कि आपको हर भूमिहीन परिवार को 1 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि आप परावलंबी मत बनो, आप स्वाभिमानी बनो, देश की रचना में आपकी भागीदारी हो, खेती किसानी करो, और जो हमारे बेरोजगार उनको नौकरी दी जाएगी। बेरोजगार साथ में है। तीसरी बात पे आप जाइए, लास्ट बात, शहर में देख लीजिए, जिस तरह मैं कहा कुछ लोगों के अंदर में पूरा प्रदेश है, पूरा जिला है, पूरा विधानसभा। शहर में 5 लोगों के अंदर में पूरी सीधी है। भले नाम किसी का हो, क्योंकि जब दुकान की बोली लगती है तो 80 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ कौन गरीब ले पाएगा। बड़े पैसे वाले लोग जो हैं तो अपने नौकर के नाम लेते हैं, नौकर के नाम लेने के बाद किस्त देने के बाद ट्रांसफर करवा लेते हैं। तो कहां से आरक्षित दुकानें होती हैं, उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। जैसे लोग कहते हैं आरक्षण गड़बड़ है, आरक्षण सही ढंग से लगाया नहीं गया। आरक्षण सही ढंग से लगाया हुआ था तब हमारे प्रदेश और देश की परिस्थिति बदल गई होती। मैं ये कहना है कि जो दुकानें सरकारी जमीन है, जो गांव में, जो शहर में हमारे साथी रह रहे हैं, उस शहर वाले साथियों को जो सरकारी जमीन वहां दुकान बनवा करके, हम कहते बड़ी दुकान नहीं मिले, छोटी छोटी दुकान बनवा करके कम किस्तों में उनको दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से हमारा जो बेरोजगार है बहुत कुछ उसमें एडजस्ट हो जाएगा। जाति समीकरण को लेकर के क्या कहेंगे? एक तरफ तो देखा जा रहा है कि जाति जनगणना चल रही है, अभी तो ये बात पूरी हुई नहीं। जैसे आप पूछे ना किससे लड़ाई मानते हैं जी, ये सारी बात मैं बता यार, जो किसान है, मजदूर है, बेरोजगार है, जो गरीब है, और जो व्यापारी, छोटे व्यापारी हैं, ठेला वाले हैं, गोमती वाले हैं, कौन सुन रहा उनका? कोई ये धक्का मारेगा दे, इधर पैसा दे, कोई कहीं हमारे कहीं रहे तो हटा दे बेट से, यही चल रहा है नगर में। क्यों उनको स्वावलंबी नहीं बनाते? तो मैं इस बात को जन जन तक पहुंचा चुका हूं। तो मैं नहीं, मेरा टक्कर नहीं, यहाँ के गरीब, नौजवान, बेरोजगार, शोषित, वंचितों की लड़ाई होगी। अब जिससे होगी, ये जब गिनती होगी तो पता चल जाएगी। लड़ाई मैं नहीं, ये सीधी विधानसभा की जनता, गरीब, मजबूर लोग। जी, मेरा अगला सवाल जो था वो था कि जाति समीकरण को लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि जाति समीकरण की अगर बात की जाए, हर पार्टी अपनी अपनी जाति समीकरण को लेकर बैठा रही है कि मुझे इस पार्टी से इतना वोट मिलेगा, मुझे इस पार्टी से इतना वोट मिलेगा, मतलब जाति समीकरण को लेकर के। तो आपको भी ऐसा लगता है कि आपको भी मतलब जाति समीकरण से ही आपको वोट मिलेगा? इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कोई भी काम बनता है तो बिगड़ता है, उसमें एक एंगल नहीं जी, उसमें कई एंगल होते हैं। एक एंगल होता है, मैं मानता हूं हर पार्टियां इस पे फोकस करती हैं, देखती हैं, क्योंकि ये जातिवाद का जहर जो चला है,
तो आज भी है, जबकि मैं इस बात को, मेरा मानना ये नहीं है कि जाति विवाद उचित, लेकिन जो स्थितियां पैदा हुई हैं, कौन पैदा किया मैं नहीं कह सकता हूं, आप लोग भी यही के समझते हैं। जातिवाद जो हमको टिकट दिया गया है, कई एंगल है उसमें। जी, एक बात मैं मानता हूं, मेरे समुदाय के वोट यहाँ है, लेकिन कोई प्रत्याशी कब जीतता है, जो नेता की वैचारिकता क्या है। जी, जात समाज तो है ही, उसके साथ साथ वैचारिकता क्या है, पहला एंगल। दूसरा एंगल हो गया। तीसरा एंगल में इस पे जाइए, अन्य दलों का टिकटी समीकरण। और चौथा एंगल होता है राष्ट्रीय नेतृत्व। राष्ट्रीय नेतृत्व का जो सिद्धांत है, तो 3-4 एंगल होते हैं। मैं नहीं मानता हूं कि सिर्फ जातीय समझौते दिया गया है, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी में आज 25 साल से समाजवादी पार्टी सिद्धांतों से और समाजवादी पार्टी के नेतागण उनके आदर्शों को माना, उस पर चल रहा हूं, इस पर भी हो सकता। लेकिन आप ही के पार्टी पर जो है, आप ही के एक युवा नेता के द्वारा कहीं ना कहीं जातिगत टिप्पणी को लेकर के आरोप लगाया गया था और पार्टी से इस्तीफा दे रहे थे, जिनको जय सिंह राजू कहते हैं। इस संदर्भ में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इस संदर्भ में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अपने अपने विचार है, अपने अपने सोच। जी भाई, कोई चीज का ब्लेम जब लगे उसका प्रमाण भी होना चाहिए। प्रमाण, आप लोग किसी से जब डिबेट लेते हैं तो प्रमाण लेते नहीं है? मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं तो राजू सिंह जी मानता हूँ कि वो समाजवादी विचारधारा के, और ऐसा कुछ बात नहीं है। वो कब कैसा कहे, कैसा कह दिए, मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं। जनता को लेकर के, मतलब आप जब जनता के बीच में गए, मैंने आपसे पहले ही पूछा कि लाइट, बिजली, शिक्षा, जो भी चीजों की आवश्यकता थी, उस संदर्भ में आखिरी मैसेज जनता के लिए आपका क्या होगा? क्या जनता को आप अलग देंगे? सब कुछ होगा, अच्छा होगा, क्योंकि जिन बिंदुओं पर मैं चर्चा किया हूँ, जिस दिन, जैसे आप कई जाति हमारे कहते हैं कि महंगाई में काबू नहीं किया जा सकता, कोई सरकार आएगी, मैं कहता हूं क्यों नहीं किया जा सकता। जिस दिन करप्शन रुक जाएगा, आप बताइए, मैं देखा हूं जो गेहूं खरीदा जाता है 18 रुपये 20 रुपये सोसाइटी में, उसको ले जाकर के गोदाम में जब लौटा के पहुंचते हैं, पैसा जोड़ दें आपको 50 से 55 रुपये हो जाता है, क्योंकि वहां रखवाना, फिर लेबरों से लदवा कर गाड़ी से लाना, फिर गोदाम में रखवाना, फिर गोदाम से निकलवाना, फिर लेकर कोटे में ले जाना, फिर उसको बंटवाना। पहली बात तो ये है कि आज भी जितनी योजनाएं चल रही हैं, 70% लोग, नाजायज लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। जिसको मिलना चाहिए, इतने कागज बनवाती है सरकार, को बेचारा तो बनवा ही नहीं पाते। मैं एक लाइन बताने को भूल गया था आपको, कि जितने भी नैतिक व्यक्ति हैं, जितने लोग मतलब उदारवादी है, उदार विचारधारा के हैं, शांत व्यक्ति हैं, ज्यादा तीन तिकड़म करना नहीं जानते हैं, ऐसे विचार के व्यक्ति, तो चाहे पत्रकार हो, चाहे नेता हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सब परेशान है। मानी जिसको थोड़ा बहुत जुगाड़ करना आता है तीन तिकड़म करके, तो मैं ये देख रहा हूँ कि कागज बनवा करके, फर्जी कागज बनवा के कई योजनाएं जा रही है, धड़ाधड़ जा रही है, कोई भी शिकायत करते हुए कोई जांच इसमें नहीं हो रही, पैसा बर्बाद हो रहा है। पहले गल्ला देने हैं जायज व्यक्ति को आप दो, वहीं पर नब्बा के वहीं पे 6 महीने गल्ला दे दो, वो पैसा बचेगा हमारा। और जो मैं बोला हूँ कि जब मजदूरों को, मैं भूमिहीनों को 2.5 एकड़ जमीन दूंगा, तो जब प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, जिस चीज की मांग कम हो जाती है तो रेट अपने आप बढ़ जाता है, वो काहे को आएगा 5 किलो गल्ला लेने। तो हमारा कहने का मतलब एक लाइन का है कि ये जितनी योजनाएं चला रहे हैं, इस सब योजनाओं से लोगों को जन्म जन्म तक, पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बनाए रखने की साजिश है। और समाजवादी पार्टी चाहती है कि इन योजनाओं के बदले दूसरी योजना चला करके, इनको स्वावलंबी बना करके, इनको अच्छी शिक्षा दे करके, इनको इस देश का ये मुख्य धारा में जोड़ने का काम करेगी, जिनको ये गुलाम बनाए रखना चाहिए। क्या लगता है इस बार समाजवादी जीत पाएगी या नहीं? देखिए, इसका जवाब तो सीधे जिले की जनता देगी।
मैं कैसे कह दूँ समाजवादी पार्टी जीतेगी तो कौन जीतेगा। मैं बताया ना कि लड़ाई हमारी नहीं है, हमारे यहाँ के बेरोजगार किसान मजदूर जो आज जीव युगांतर सताए गए थे और देश की आज़ादी के बाद भी सताए जा रहे हैं, ये लड़ाई उनकी। और ये भी कह रहा हूँ, जीत की बात कर रहे हैं, ये फैसला वही देंगे और हमको आशा नहीं, पूर्ण विश्वास समाजवादी पार्टी सीधे विधानसभा में जीत हासिल करेगी। जी, तो अभी तक आप देख रहे थे विशेष चर्चा में हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे जो कि चुनावी मुद्दों पर बात हो रही थी कि आखिर में इस बार जो है देश विदेश की तो बात छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश के सीधी जिले का जो विधानसभा का जो चुनाव है, एक तरफ जो है कांग्रेस, दूसरी तरफ भाजपा, तीसरी तरफ जो है आम आदमी पार्टी, चौथी तरफ आपका समाजवादी पार्टी, फिर एक और बहुजन, फिर गोंडवाना, कुल मिला के कई पार्टियों के अपने अपने प्रत्याशी यहाँ पर उतारे गए। लेकिन भाजपा की बात की जाए तो उनके द्वारा जो है 3 जो है अभी तक क्लियर हो चुके हैं, एक चुरहट और दूसरा सीधी और चौथा जो कि सिहावल से। लेकिन अगर बात की जाए कि तीनों ब्राह्मणों की बात आ रही है कि 3 विधानसभा जो सीट पर जो तीनों प्रत्याशी उतारे गए हैं, तीनों ब्राह्मण हैं और चौथा प्रत्याशी इसलिए नहीं उतारा जा सकता क्योंकि आरक्षित सीट है और वहां पर ब्राह्मण नहीं, तो शायद वो भी ऐसा हो सकता था। इस संदर्भ में हम भी आपसे बात करेंगे कि अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहीं ना कहीं तीनों सीटों पर जो है ब्राह्मणों को उतारा गया। चौथी सीट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर वो आरक्षित होती तो वहां भी क्या ब्राह्मण होते? चाहते तो लोग कहते हैं कि कौन है तो मुमकिन है, फर्जी प्रमाण पत्र बनवा सकते, बनवाए पता नहीं, फर्जी प्रमाण पूछिएगा नहीं, मतलब इस पर क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं ये चीजें स्पष्ट हो रही है कि भाई ये बार बार सिर्फ ब्राह्मणों को ही उतारा जा रहा है, किसी अन्य व्यक्ति को मौका नहीं दिया जा रहा, या इनको किसी अन्य व्यक्ति पर विश्वास नहीं है। देखिए, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा जी, ये जवाब भारतीय जनता पार्टी के साथियों से पूछिएगा जो समाजवादी पार्टी में जातिवाद का, परिवारवाद का ब्लेम लगाते हैं जी, उनसे पूछिएगा मेरी ओर से कि ये क्या है। सीधी में आपको ये राष्ट्रवाद है? आप मैं नहीं कुछ कर सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा बहुत सारी विशेष टिप्पणियां हुई और इस पूरे मामले पर ये कि आखिर में किन मुद्दों पर जो है समाजवादी पार्टी जो है इस विधानसभा में उतर रही है। और प्रत्याशी हमारे साथ जो है मौजूद हैं, जो कि आप देख रहे हैं, राम प्रताप सिंह यादव, जो कि लगातार जो है अपना एक विकास का मुद्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य और खासकर किसानों के भी मुद्दा और गौवंशों को लेकर के भी आपने चर्चा किया कि गौवंशों की क्या हालत है, और खासकर ये कि यहाँ पर जो फ्री में जो चीजें दी जा रही हैं और शिक्षा को लेकर के बात की जाए कि शिक्षा जो नहीं मिल रही है, तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो है आपके द्वारा जो सीधे आरोप लगाया जा रहा है ये कि मानसिक गुलामी करवाई जा रही है ताकि ये देश में विकास ना हो, बल्कि हम इन पर हमेशा राज करते रहें और आपस में फूट डालो और शासन करो की नीति अपना के रखें। लगातार जुड़े रहे तन 24 न्यूज से और देखना यही होगा कि इस बार जनता क्या करती है, क्योंकि आपने तो स्पष्ट ही कह दिया है कि जीत जो भी होगी वो हम नहीं जानते, जनता जानती है कि जनता को क्या करना है। स्पष्ट अब यही होगा कि देखना होगा कि चुनाव के बाद परिणाम क्या आता है, किस पार्टी को जनता चुनती है और किस प्रत्याशी से उनको जो है उम्मीद है कि देश का विकास, सीधी का विकास या अन्य गांव-गांव का विकास कौन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।